अमेरिका ने रविवार की सुबह ईरान में 3 परमाणु ठिकानों यानी फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर जोरदार स्ट्राइक्स की। हमले के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा क्योंकि अमेरिका ने ईरान के तीनों बड़े परमाणु ठिकानों को, इन साइट्स को नेस्ता नाबूद कर दिया है, तबाह कर दिया है। लेकिन इस बीच यूएस रक्षा खुफिया एजेंसी की ओर से जो शुरुआती कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सामने आई है, हल्की हल्की चीजें जो उससे निकली है, उसके मुताबिक इन हमलों में ईरान को ज्यादा नुकसान हुआ ही नहीं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस युद्ध में हुए क्षति का आकलन किया, जिसकी रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के दावों से मेल खाती ही नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमलों में ईरान के तीनों परमाणु स्थलों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। यह भी बताया गया कि इस ऑपरेशन को अंतिम स्वरूप देने में अमेरिका ने देरी कर दी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका ईरान के परमाणु मिशन को सही से रोकने में नाकामयाब साबित हुआ है? क्या ईरान को अमेरिकी हमलों की भनक पहले ही लग चुकी थी और उसने पहले ही इनसे बचने का बड़ा उपाय ढूंढ लिया? क्या ट्रंप के दावों की पेंटागन की रिपोर्ट ने कलाई खोल कर रख दी है? करेंगे इन्हीं सवालों के साथ चर्चा। एक जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर को लेकर जहां पहले से ही तनातनी बनी हुई है, तो वहीं पेंटागन की एक खुफिया रिपोर्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे की हवाइयां उड़ा दी हैं। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी हमले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ईरान 2 छोटे काम कर ले तो वह आसानी से परमाणु बम तैयार कर सकते। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखे एक पोस्ट में कहा कि खबरों में सैन्य इतिहास के सबसे सफल अभियान को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ईरान के परमाणु केंद्र पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। साथ ही ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने फिर से अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश की तो हम उस पर फिर से हमला करेंगे। उधर ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने फिर साफ किया कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा। उस पर रोक को लेकर कोई बात नहीं हुई, अभी सिर्फ अस्थायी युद्ध विराम है। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर का ऐलान करने के बाद ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को खत्म कर दिया है, जिसमें दोनों देशों के नागरिकों की जानें जा रही थी और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन इस खुफिया रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक बार फिर से सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या वाकई अमेरिकी हमले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ी चोट पहुंची है? क्या सही में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दशकों पीछे चला गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अब धीरे धीरे चीजें ट्रैक पर तो आ ही रही हैं। आप जानते हैं कई ऐसी जैसे फ्लाइट सर्विसेज थे, एक बार फिर से उस पूरे इलाके में उनका संचालन शुरू हो गया। सीजफायर 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 डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह ही चुके हैं, शायद उनका फेवरेट स्लैंग ये बन चुका है। लेकिन अब यहां से बातें जो निकल कर आ रही है, खुद पेंटागन जो लोग जानते हैं वहां से हर एक रक्षा डिफेंस की चीजें जो अमेरिका से सीधा इंपैक्ट करती हैं, वहां से तमाम अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं कि कोई बड़ा नुकसान पहुंचा नहीं। सीजफायर शुरुआती घंटों में ही टूटता हुआ नजर आ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि हमारा जो एम था वो था कि ईरान को हम जो वो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स बना रहे हैं उस दिशा में वापस दशकों पीछे धकेल दे, वो काम हमने कर लिया। रिपोर्ट्स उसके बिल्कुल उलट है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ेगा, कई फॉरेन एक्सपर्ट्स होंगे, विदेशी मामलों के जानकार होंगे, लेकिन इस वक्त एक बहुत खास चेहरा हुसैन शेख साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शेख साहब, आपको नमस्ते, भारत एक्सप्रेस पर आपका स्वागत, इस्तकबाल। मैं आपसे समझना चाहूंगा, सुप्रीम लीडर हो, प्रेसिडेंट पेजेश्कियान साहब हो, वो हमेशा ये कह रहे थे कि हम तो तैयार थे, तैयार हैं, तैयार रहेंगे। और अब जो पेंटागन की रिपोर्ट आ रही है कि जो नुकसान सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो नुकसान अमेरिकी एयरफोर्स सोच रहा है, या मैं सीधा कहूं जो नुकसान बेंजामिन नेतन्याहू समझ रहे थे, उतना नुकसान हुआ नहीं। देखिए, ऐसा है कि इसको मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा कि शुरू से जो जंग की शुरुआत की गई, जो हमला किया गया, वो ये सोच के किया गया कि हम ईरान के जो परमाणु संयंत्र है उनको हम खत्म कर देंगे जी। और इसी बिहाफ पे इजराइल जो है उन पे हमले कर रहा था और बाद में अमेरिका ने भी इसी बिहाफ पे हमला किया। ठीक है। और क्या आप ये समझते हैं कि वो ईरान बच्चा है कि वो अब इन चीजों को नहीं समझता? जितनी देर लगी ईरान को ये अटैक करने में, उतनी देर में वो उसको पता था कि ये पहला अटैक हमारे परमाणु प्रोग्राम पर भी होगा, तो उन्होंने पहले से ही इसके बचाव कार्य किए होंगे। इसको और आसानी से समझा दूं कि अगर हमारे घर में पता होता है कि आग लगनी है या हमारी छत गिरनी है,
या कुछ ऐसा हमारे कमरे में होना है, तो हम सबसे पहले अपने सामान को अच्छे से सेव कर लेते हैं, ताकि अगर अटैक हो या कुछ गिरे छत तो हमारे अंदर के सामान को कुछ ना हो। तो आप क्या समझते हैं कि ईरान इतना बेवकूफ है कि वो जो है अपने जितने भी संयंत्र होंगे, जितना भी परमाणु सिस्टम होगा, उसको इसी तरह खुलेआम रखेगा और बेफिक्र रहेगा कि और अपनी सालों की मेहनत को बर्बाद होने देगा? बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ही लॉजिकल चीज आप मुझे बता रहे हैं। लेकिन शेख साहब, हम तो एक वक्त पे सोचते थे ना, मैं तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर बात कर रहा हूं कि ईरान को जितना हल्के में लिया जा रहा था उतना तो है ही नहीं। ये बात इजराइल भी समझ रहा होगा, ये बात कहीं ना कहीं सुपर पावर अमेरिका भी समझ गया होगा। लेकिन जिस तरीके के बयान डोनाल्ड ट्रंप साहब दे रहे थे कि हमने ईरान को दशकों पीछे वापस धकेल दिया, हमें तख्ता पलट से कोई मतलब नहीं था, हम यही करना चाहते थे, जो न्यूक्लियर साइट्स थे हमने उनको बिल्कुल तबाह कर दिया, तो ऑब्वियसली एक बड़ी जीत है। और बार बार मैं कह रहा हूं, खामनेई साहब खुद कह रहे थे दुश्मन शायद हमें आंक ही नहीं पा रहा, दुश्मन को शायद हमारा इतिहास पता ही नहीं है। और अब तो मैं ये सुन रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल को समझा रहे थे कि आप लोग उनकी हिस्ट्री नहीं जानते, यानी ईरान की हिस्ट्री नहीं जानते, वो लोग कभी सरेंडर करेंगे ही नहीं। तो यह आपके लिए वाकई है, ईरान के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत भी है। मैं आपको एक ना थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ईरान जो है, ईरान आप जानते हैं कि शिया बहुल देश है, और जो है मुहर्रम को लेके वो बहुत मुहर्रम मनाते हैं और इमाम हुसैन के फॉलोअर हैं, हजरत अली के फॉलोअर हैं। अगर आप इमाम हुसैन की हिस्ट्री देखें तो इमाम हुसैन की हिस्ट्री ये थी कि उन्होंने कभी भी, जब उनको जंग के लिए जब वो निकले घर से, उनको बार बार कहा गया कि आप हमारे अंडर आ जाइए, हमारे अंडर आ जाइए। जो उस वक्त का जो दहशतगर्द था यजीद था, जो उस वक्त का ट्रम्प था, जो उस वक्त का इजराइल नेतन्याहू था, उसने कहा कि आप हमारे अंडर आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे अंडर काम कीजिए और हमें सरेंडर कर दीजिए। उन्होंने अपना सिर कटाना मुनासिब समझा, अपने बच्चों का सिर कटाना मुनासिब समझा, लेकिन वो बुराई के आगे और जुल्म के आगे झुके नहीं। अगर आपको ये बता दूं कि जो खामनाई साहब हैं वो इसी तरह के हैं। एक चीज और जो है, किसी को भी समझने के लिए, हमें किसी इंसान को समझने के लिए, किसी सुप्रीम लीडर को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ता है कि वो किस तरह का आदमी है और किस तरह के लोगों को वो फॉलो करता है। मैं आपको बता दूं, खामनाई साहब के बारे में एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं आपके दर्शकों को भी क्लियर कर दूं कि मैं ईरान भी जा चुका हूं 2020 में, जब सुलेमानी को बम से उड़ाया गया था, उस वक्त मैं वहीं मौजूद था जी। तो वहां के लोग जो हैं खामनाई साहब को बहुत ज्यादा आदर करते हैं, बहुत ज्यादा सत्कार करते हैं, और वो उनके एक बार कहने पे अपनी जान तक देने के लिए तैयार। और यही नहीं, मैं आपको एक और बात बता दूं, खामनाई साहब अकेले ईरान के शियों के ही जो है नेता नहीं है। अगर आप इंडिया के शियों की बात करें, आप अगर पाकिस्तान के शियों की बात करें या ऑल ओवर वर्ल्ड के शियों की बात करें, तो ये मुज्तहिद हैं और ये इनके फॉलोअर होते हैं, और इंडिया में इनके फॉलोअर भरे पड़े हैं, और आप पाकिस्तान में इनके सारे फॉलोअर हैं। आप ये मान सकते हैं कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड में शिया पॉपुलेशन है, उसका 80 से 90% जो लोग हैं वो इनको फॉलो करते हैं। और इनकी एक बात कहने पे, और शिया कौम में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब मुज्तहिद कह देता है कुछ, तो वो उसकी पत्थर पे लकीर होती है और वो सारे शिया उसको फॉलो करते हैं। नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ना एक सवाल, क्योंकि अब मेरे साथ पूरे पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, और शेख साहब आपसे मैंने जिस चीज को लेकर ओपनिंग रिमार्क्स मांगे, आपने बहुत वो स्ट्रांगली इंडिकेशन मुझे दे दिए, मैंने उनको पॉइंट डाउन भी कर लिया। मैं आगे भी आपसे सवाल करूंगा। मैं ये भी पूछूंगा आपसे कि वाकई शिया बाहुल मुल्क है आसपास में, और मिडल ईस्ट में इतने सारे गुलदस्तों में इतने सारे इस्लामिक राष्ट्र है, कोई खुलकर आया नहीं, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन जो मेरे बाकी पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, श्रीवास्तव सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव सर नमस्ते, बहुत स्वागत, और प्रोफेसर सुधीर कुमार भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर सर, मैं आपके पास आ गया। सुधीर सर, ये डोनाल्ड ट्रंप को लेकर लगातार हम संवाद तो कर ही रहे थे। एक टाइम ऐसा जब हम देखते थे अमेरिका सुपर पावर, कुछ कह दिया तो पत्थर की लकीर, रिपोर्ट्स का भी इंतजार नहीं होता था कि अगर अमेरिका कह रहा है तो भाई मैच्योर मुल्क है, जो कह रहा होगा तथ्यों के साथ कह रहा होगा। लेकिन अब पेंटागन की जो रिपोर्ट सामने आई है कि जहां डोनाल्ड ट्रंप साहब एक ख्वाब देख रहे हैं कि तीनों न्यूक्लियर साइट्स को हमने तबाह कर दिया, उतना नुकसान भी नहीं पहुंचा है। और ईरान साफ तौर पर कह चुका था पहले कि हम तो सरेंडर करने वाले हैं नहीं, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को इसी तरीके से जारी रखेंगे। इन सब में जंग में जरूर दुनिया का नुकसान हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इमेज कितनी बद से बदतर हुई है, प्लीज आप मुझे समझाइएगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो छवि है उस पे आघात बहुत चीजों से होता है, लेकिन मैं जो भी लीक हुआ है उस बात से सहमत नहीं हूं। जब तक IAEA की टीम नहीं पहुंचती है
जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान के अंदर और उसकी रिपोर्ट नहीं आती है, जी। तब तक ये कयासबाजी है। और कयासबाजी, अभी तो कोई गया नहीं बाहर का व्यक्ति जो न्यूट्रल हो, तो यह कहां से न्यूज आ गई। तो होता है, ट्रंप को बदनाम करने के लिए अमेरिका का जो इलीट मीडिया है वो पिछले 15 साल से लगा है, वो अपनी कहानी है। लेकिन जो सवाल ये है कि हमला हुआ तो वो साइट्स ऊपर से तो समाप्त है। हाँ। अब सवाल ये है कि नीचे उन्होंने खास करके जमीन से तकरीबन 60 मीटर नीचे उन्होंने काफी काम कर रखा था और वहीं पर वो प्रोसेसिंग का काम करते थे। तो वो पर्टिकुलर साइट्स को नीचे कितना नुकसान पहुंचा है, क्योंकि उन्होंने जो बम डाला वो 12 बम डाला और एक बम 60 फीट के करीब गड्ढा करता है और उन्होंने इन कंटिन्यूटी में वो बम डाला है। अब उसकी कितनी सटीकता है, कितना नुकसान हुआ है, ये सब कयासबाजी है। अखबारों में बहुत कुछ छपते हैं। हाँ। ये जब तक प्रमाणित नहीं होता है तब तक उसके आधार पर कुछ एक ले लेना लाइन मुझे नहीं लगता है कि सही होगा। क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स या जो भी अमेरिकन अखबार ऐसा कह रहे हैं कि भाई पेंटागन ने ऐसा कहा था, वो लीक हो गया, तो आप ये थोड़ी सी बात समझिए कि ट्रंप प्रशासन क्यों लीक करेगा इसको बाय द वे। अगर ये सही बात है तो उसके खिलाफ है तो वो लीक क्यों करेगा, और वो जब तक लीक नहीं करेगा तो उनके पास पहुंचेगा कैसे। तो ये अभी एक कयासबाजी है। जहां तक बात है ईरान इजराइल युद्ध का, ये ईरान इजराइल का युद्ध नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट पर चौधराहट की लड़ाई है। चौधरी बनना है। ईरान अपने आप को डिक्लेयर चौधरी बनाता है, माने डिक्लेयर करता रहता है। और सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर और ये सारे जो मुल्क हैं अरब मुल्क, ये ईरान अरब मुल्क नहीं है। आप समझिए, ईरान शिया है लेकिन अरब मुल्क नहीं, ये गैर अरब मुल्क है। इस अंतर को भी समझिए। ठीक है। और शिया सुन्नी की लड़ाई जो चल रही है पूरे दुनिया में, वो अपने आप में जो एक इस्लामिक उम्मा का जो नहीं, तो सुधीर सर क्या यही है, क्या ये भी रीजन है जिस चीज का जिक्र आप कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में चौधराहट की लड़ाई नहीं है, हर कोई खलीफा तो बनना चाह रहा है। क्या इसीलिए जब एयर स्ट्राइक्स हो रही थी तो मिडिल ईस्ट के बाकी इस्लामिक राष्ट्र इसलिए चुप थे कि होने दो, नुकसान होने दो, ईरान को थोड़ा और नुकसान हो जाए, बाद में रिएक्ट कर देंगे, वो भी इंजॉय कर रहे थे इसीलिए? मैं इस मामले में पूरा आपके इस तर्क से सहमत हूं। वो सांस रोक के प्रतीक्षा कर रहे थे कि ईरान बर्बाद हो जाए। ईरान जो है एक बड़ा देश है, तकरीबन 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का टेरिटरी है, एक क्रूशल स्ट्रेटेजिक वाटरवे पर भी बैठा है, बिल्कुल सच बात है, फारस की खाड़ी है, हार्मूज स्ट्रेट, उसको लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। आपने मेरे चक्षुओं को भी और खोल दिया है, मेरे मन में, जहन में जो सवाल है और ज्यादा आ गए। मैं वापस आपके पास आऊंगा। संजीव सर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव सर, कल हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की इमेज के बारे में। हालांकि कल आपने अपने, मेरे को तो, मैं आपकी डिबेट्स बार बार सुनता भी हूं, जो मेरे साथ भी आप कहते हैं, मेरे लिए वो एक होमवर्क भी होता है, लेकिन कल आपने कहा कि देखिए युद्ध की जगह तो है ही नहीं, ग्लोबली युद्ध कोई चाहता ही नहीं होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर, नोबल पीस। और अब जो जैसा सर बोल रहे हैं कि पेंटागन से कोई रिपोर्ट लीक कैसे हो सकती है, वो तो सरकार के अधीन ही आती है। हो सकता है, चलिए, हम भारत जैसे राष्ट्र में रहते हैं जहां पर पॉलिटिकली कुछ भी असंभव नजर आता ही नहीं है, किसी ने लीक कर भी दिया तो ये बहुत बैड न्यूज होगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, नहीं? देखिए, ये जो लीक की जो खबरें आ रही हैं और इस तरीके के जो कयास लगाए जा रहे हैं, इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते और हमें अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। और जैसा कि प्रोफेसर सुधीर सिंह जी ने कहा कि ये जो पूरी सिचुएशन है उसके ऊपर अभी भी असेसमेंट्स हो रहे हैं। आइए की तरफ से इसके बारे में जो कंक्लूसिव जो स्टेटमेंट आएंगे उसके बाद ही हम कुछ स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक भारी क्षति पहुंचाई। देखिए, जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर GBU-57 जैसे जो अर्थ पेनेट्रेटिंग जो बॉम्ब्स हैं, और जिसकी कि सिर्फ एक नहीं कई जो बॉम्ब्स ऐसे फैसिलिटीज पर ड्रॉप किए गए, उसने जाहिर है कि ऐसा हो नहीं सकता कि उसने क्षति ना पहुंचाई, वो भारी क्षति पहुंचाई है। कुछ स्ट्रक्चर्स संभव है कि इंटैक्ट रह गए हों, लेकिन उसका आशय ये नहीं है कि ईरान को कोई ज्यादा क्षति नहीं पहुंची है। अगर ये कहना कि ईरान इससे ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि ये सही असेसमेंट होगा।
और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मेरे असेसमेंट के मुताबिक रोहित जी काफी बड़ी क्षति पहुंची है और वर्षों पीछे वो चला गया है। ठीक है। लेकिन ईरान ने ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि जो फिशल मटेरियल था, जो एनरिच्ड यूरेनियम था, उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया था। और ये अच्छा है कि अमेरिका के इस हमले में जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो फिशल मटेरियल है, वो उसके जद में नहीं आया है, क्योंकि उससे न्यूक्लियर जो रेडिएशन का एक बड़ा खतरा होता। और मैं इस बात का भी मेरा अपना स्वयं का असेसमेंट है कि संभव है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस बात को अपने इंटेलिजेंस से इंश्योर करने के बाद ही कि वहां पर कोई एनरिच्ड यूरेनियम का जखीरा नहीं है और न्यूक्लियर मटेरियल वहां से हट गए हैं। संभव है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उसके बाद ही हमला किया ताकि कोई न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा न हो। जो कि जिम्मेदार राष्ट्र ऐसा ही करते हैं। जिम्मेदार राष्ट्र कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे कि जिससे कि आम जनता भारी ऑब्वियसली, और फिर ये प्रॉब्लम सबके लिए होती है, सिर्फ ईरान के लिए थोड़ी होती है। आसपास हर कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे इंपैक्ट होता है। योर पॉइंट इज नोटेड सर। संजीव सर, मैंने आपके पॉइंट नोट डाउन कर लिए हैं। वैसे तो ये चर्चा बहुत सार्थक जा रही है, मेरा बिल्कुल भी अंतराल लेने का मन नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मैं ये भी जानता हूं हुसैन शेख साहब कुछ रिएक्ट इस पर करना चाह रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं शेख साहब, तुरंत ब्रेक के उस पार हुसैन शेख से सीधा संवाद। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मचा आएगा। अभी जो इस तरह के रिपोर्ट्स आ रही है, शुरुआती प्राइमा फेसी जो अपडेट्स आ रहे हैं, पेंटागन के रिपोर्ट के लीकेज की खबर आ रही है, उसमें बताया गया है। अभी देखिए सारी चीजें प्राइमा फेसी हैं, ये कितनी सटीक है कितनी सटीक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ईरान के सुप्रीम लीडर या ईरान के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति पज़ेश्कियान साहब को सुन रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम तो उसी तरीके से जारी रहेंगे, हम झुकने वाले नहीं है, सरेंडर करने वाले नहीं है। मेरे साथ एक बहुत शानदार जबरदस्त पैनल जुड़ा हुआ है। संजीव श्रीवास्तव सर है, प्रोफेसर सुधीर मेरे साथ हैं, हुसैन शेख साहब मेरे साथ हैं, इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर राजन कोचर साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप इनको लगातार देखते हैं, सुनते हैं, एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप इन्हें जानते हैं। कोचर सर नमस्ते आपको। कोचर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं बहुत वक्त से इंतजार कर रहा था कि आपसे मेरा संवाद हो, तो मैं समझूं कि एक वक्त पर मेरे जैसा युवा जो ये मानता था कि अमेरिका सुपर पावर है, वहां का प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट जिसको हम कहते हैं, वो जो कहता है पत्थर की लकीर होती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये इमेज एकदम मेरे मन में धराशायी हो गई है। एक वक्त पर डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर, इट्स टाइम फॉर पीस, इट्स टाइम फॉर पीस, इट्स टाइम फॉर पीस। फिर वो कहते हैं कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को दशकों पीछे ढकेल दिया। और अभी जो प्राइमा फेसी इंडिकेशंस आ रही हैं, जो पेंटागन की रिपोर्ट है, उसमें यह है नहीं डोनाल्ड साहब इतना खुश मत होइए, इतना मत उड़िए, अभी दिक्कत है। जो आप सोच रहे थे वो टारगेट शायद हमने अचीव नहीं किए हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? थैंक यू रोहित जी, आपने मुझे इस डिस्कशन में शामिल किया सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अमेरिका का डिक्लाइन शुरू हो चुका है। जो उसको एक हम सुपर कॉप और एक हम वर्ल्ड पुलिसमैन के रोल से हम उसको पहचानते थे, आज जिस हिसाब से वर्ल्ड में डेवलपमेंट हो रही है, जिस हिसाब से पावर सेंटर्स बदली हो रहे हैं वर्ल्ड में जी, यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत बड़ी चुनौती है। और जो देश अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता या उसकी मैन्युफैक्चरिंग वीक है, आप देखेंगे वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और चाइना का अगर आप इसको कंपैरिजन करें इसको यूनाइटेड स्टेट्स से, जिस तरीके से चाइना ने अपने आप को गेयर अप किया 15-20 साल पहले और एक मैन्युफैक्चरिंग बेस अपना बनाया, इंडस्ट्री बनाई, और जिस तरीके से वो पूरे वर्ल्ड की मार्केट्स को आज कंट्रोल करता है, वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास वो क्षमता नहीं है। और यूनाइटेड स्टेट्स की जो एक स्ट्रेंथ है वो उसकी टेक्नोलॉजी रही है। और आज भी जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी है हम आइडेंटिफाई करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से। बट प्रॉब्लम ये है कि इस वेस्ट एशिया की अगर आप हिस्ट्री देखें, आप अगर पिछले 5-6 साल में इसको देखें, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना तवज्जो वेस्ट एशिया से शिफ्ट करके इंडो पैसिफिक की तरफ ले गया था। बिकॉज वहाँ पे चाइना की चुनौती आगे आ रही थी और वो समझ रहा था कि वेस्ट एशिया तो हम संभाल ही लेंगे, बिकॉज एक कोई इतना जो मेजर यहाँ थ्रेट नहीं है, बट बिगर थ्रेट हमको इंडो पैसिफिक में है, इसलिए उसने अपने शिफ्ट कर दिया। और आपने देखा होगा कि उसने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को भी यहाँ पे कम कर दिया। ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक थी यूनाइटेड स्टेट्स की,
क्योंकि जैसे जो मिलिट्री यहाँ पे प्रेजेंस कम हुआ, ईरान का दबदबा बढ़ने लगा। और फिर आपने देखा कि ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, हमास वगैरह, और ईरान के साथ कौन जुड़ गए? रशिया जुड़ गया। चाइना आज बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उसकी ईरान में, और इसलिए मैं मानता हूं कि इस लड़ाई में, और अगर ये लंबी चली जाती तो चाइना का बहुत यहाँ पे नुकसान होना था, क्योंकि 90% ऑयल चाइना का यहाँ से आता है, और चाइना ने ईरान के अंदर भी बहुत इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं। चाबार पोर्ट में भी चाइना का इंटरेस्ट है, ग्वादर पोर्ट तक तो चाइना ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो आज जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो दबदबा है और जो उनकी एक वर्ल्ड रेपुटेशन है, उसको झटका लगा है, क्योंकि एक प्रेसिडेंट बोलता है कि हमने न्यूक्लियर ताकत ईरान की खत्म कर दी जी, और उसी का पेंटागन की एक रिपोर्ट लीक होती है और वो बोलती है कि ये तो मिनिमल डैमेज है और ये तो कुछ महीने में ईरान अपने आप को रिकूप कर लेगा। इसका ये मतलब है, एक डायरेक्ट इसकी मैं इसको कोरिलेशन देना चाहता हूं। इसका ये मतलब है कि आपने ईरान का यूरेनियम स्टॉकपाइल को आप उसको नुकसान नहीं पहुंच पाए। आपने जो भी नुकसान किया है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने उनके साइंटिस्ट को मारा है। तो ये जो 10-12 आपने इसको साइंटिस्ट मारे हैं, बेशक इससे उनको सेटबैक हुआ है, पर जो टेक्नोलॉजी एक न्यूक्लियर बॉम्ब की बनाने की है जो ईरान के पास है, वो टेक्नोलॉजी तो आज भी है, बिल्कुल है। और अगर आपने यूरेनियम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया तो यूरेनियम आ सकता है, फिर से आ सकता है, बिकॉज नॉर्थ कोरिया ने बोला है कि हम आपकी मदद करेंगे, चाइना ने बोला है हम आपकी मदद करेंगे। तो मेरा एंड जो समिंग अप मैं इसलिए करना चाहता हूं यहाँ पे कि एक देश की न्यूक्लियर क्षमता को अगर उसकी लीडरशिप में वो एक दृढ़ निश्चय है कि हमने अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाना है, आप उनके जितनी भी फैसिलिटीज को बॉम्ब कर दीजिए, 6 महीने, 1 बिल्कुल साल। सही बात। कोचर सर, आप ये बात कर रहे हैं ना, मैं खुद इन बातों को बहुत गहनता से सुन रहा हूं, और जब आप मुझे बता रहे हैं ऐसी बातें, मैं खामनेई साहब के मुंह से भी सुन रहा था, सुप्रीम लीडर है, उन्होंने कहा यू कैन किल अस, तुम हमें मार सकते हो, लेकिन आप हमारे ज्ञान, हमारे नॉलेज को थोड़ी दबा दोगे। जो आप बात करें ना कि आपने साइंटिस्ट को तो मार दिया, लेकिन टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें उनके पास होगी। अब सर मैं वापस आऊंगा आपके पास, आप बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट्स मेरे साथ रख रहे हैं। हुसैन सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी सुधीर सर ने भी कुछ कहा। सुधीर सर ने कहा कि चौधराहट वाली बात, खलीफा बनने वाली बात, और मिडल ईस्ट के बाकी इस्लामिक राष्ट्र बिल्कुल शांत थे, भले ही आप कह रहे हैं शिया बाहुल्य उनके फॉलोअर्स भारत में भी हैं, लेकिन जब रियल टाइम कंडीशंस थी, जब वहां पर तबाही मची हुई थी, मैं इंतजार कर रहा था कि बाकी मुल्क क्या वाकई ईरान के साथ खड़े होंगे। यहां तक कि लेटर तक भेजा गया खामनेई जी की तरफ से व्लादिमीर पुतिन को कि कब तक सिर्फ और सिर्फ सोशली आप हमारे साथ खड़े रहोगे, मोरली हमें सपोर्ट करोगे, अब हमें हथियार भी दो, एयर डिफेंस भी दो, अगर साथ में खड़े हो तो। ये अकेला क्यों नजर आया ईरान? देखिए, बहुत सी बातें इसमें शामिल हैं। पहली बात तो जो इस्लामिक कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें कि वो क्यों नहीं आए, तो उसमें बहुत सी इंटरनल जो है पॉलिटिक्स है, जिसमें तेल की पॉलिटिक्स भी शामिल है, सुन्नी शिया पॉलिटिक्स भी शामिल है जी, और इसके अलावा ईरान का बढ़ता हुआ दबदबा भी शामिल है। हाँ। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उसने बहुत सारी उनके ऊपर जो है बंदिशें लगी हुई हैं, जब से अमेरिका उसे कई सालों से उस पर बंदिशें लगा के उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। चाहे वो रशिया की हेल्प से कर रहा है, चाहे रशिया के इंटरेस्ट उसमें शामिल है, चाहे चाइना के हैं, लेकिन रशिया और चाइना उसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहा है। हाँ। और जो सबसे बड़ी बात होती है, देखिए क्या होता है, अगर हम वहां के इंटरनल पॉलिटिक्स देखें, इस वक्त जो वर्ल्ड की मुस्लिम पॉलिटिक्स है वो ये देख रही है कि फिलिस्तीन की मदद कौन कर रहा है। इस वजह से जितनी भी दुनिया है वो सिर्फ अब ईरान की तरफ झुक गई है, और इस बात का डर जो है अदर कंट्रीज को है कि अगर सारी मुस्लिम, जो जितनी भी मुस्लिम वर्ल्ड की मुस्लिम पॉपुलेशन है ईरान की तरफ झुकती है, तो कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो वो ये चाहते हैं, पहली बात तो ये कि वो चाहते हैं कि जो अमेरिका और इजराइल है वो पाकिस्तान ईरान को दबा दे। और दूसरी बात एक और चीज होती है, देखिए एक आदमी है वो सच बोल रहा है, वो हक बोल रहा है, वो फिलिस्तीन के जो ऊपर जुल्म हो रहे हैं उसके ऊपर बोल रहा है, और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो उसके साथ जो इजराइल का साथ दे रहे हैं और अमेरिका का साथ दे रहे हैं, और उनके जुल्मों में भागीदार भी बन रहे हैं। अभी आपने देखा भी होगा कि एक कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। ये नहीं कि
शायद यूनाइटेड अरब का एक जहाज जो है एड लेके वहां पहुंचा, आपके इजराइल में पहुंचा, लेकिन उनपे मैसेज ये आया कि गजा में इतनी तबाही थी, इतनी गरीबी है, इतनी भूख है, नहीं लेकिन सर, वहां ये उनका बातें जहाज आप नहीं बहुत अच्छी पहुंचा, कर रहे हैं, लेकिन वहां पे यकीनन जहाज मानिए पहुंचा। मैं जो तो है कहीं ना रोज कहीं आप लोगों से कुछ ना कुछ ग्रैब ही कर रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, ठीक है ईरान बहुत अच्छा है, लेकिन फिर जो प्रॉक्सी में उसने इतना इन्वेस्ट किया, क्या हिजबुल्लाह को उठवाया, हमास को जो सपोर्ट करवाया, वो सारी चीजें भी तो कहीं ना कहीं दुनिया देख रही होगी। इस पर मैं बात करूंगा। अब पेंटागन की रिपोर्ट जिसको कहा जा रहा है कथित तौर पर लीक हुई है कि नहीं हुई है, व्हाइट हाउस का भी इस पर जवाब आ गया है। व्हाइट हाउस कह रहा है कि सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप की इमेज को डेंट करने का यह प्रयास है जो कि सफल नहीं होगा। बिना देर किए सीधा अपने पैनलिस्ट के पास मैं आपको लिए चलता हूं। प्रोफेसर सुधीर, मैं चाहता हूं कि इस सेगमेंट की शुरुआत में आपसे करूं। प्रोफेसर सुधीर, मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रॉब्लम क्या है। अभी आपने जिक्र तो कर दिया कि चौधराहट का, प्रॉब्लम क्या है? अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए तो इससे अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है? बीच में मैं सुन रहा था कि वो बहुत ज्यादा कट्टरपंथ, वो हर चीज में इस बात की धमकी, लेकिन ऐसे और भी राष्ट्र है ना, जैसे पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर को तो अपने पास बिठाकर, आसिम मुनीर को अपने पास बिठाकर लंच करवा रहे हैं, उनको कोल्ड कॉफी पिला रहे हैं। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, उससे दिक्कत नहीं। नॉर्थ कोरिया किम जोंग है, उनके पास न्यूक्लियर पावर है, वो आए दिन डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देते हैं, अमेरिका को धमकी देते हैं। वो अभी ये कह रहे थे कि ईरान के साथ ट्राई किया, ट्राई दिस विद मी। तो फिर प्रॉब्लम ईरान के साथ क्या है? जी देखिए, ऐसा है कि जो आपने सही फरमाया कि नॉर्थ कोरिया ने परमाणु बम बना लिया तो डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ चॉकलेट खा रहे हैं, उससे खूब बात कर रहे हैं, बड़ी दोस्ती बन गई थी उनकी जब वो मिले थे वियतनाम में पिछले टर्म में। लेकिन ईरान का मामला रोहित जी बिल्कुल अलग है। उसका कारण है कि जो पूरा मिडिल ईस्ट है वो बड़े संपदा से परिपूर्ण है जी, और वो सारे संपदा को अमेरिका जो है वो अपने जेब में रखे हुआ है। सारे सिखों का बड़ा बड़ा जो घर है, उनके बैंक बैलेंस है, वो अमेरिका में पड़े हैं और वो रेंटेड स्टेट टाइप से बनाया हुआ है। तो ईरान उस पर एक खतरा पैदा करने की कोशिश करता है। और ईरान का जो बम है, वैसे तो ईरान ने इस्लामिक बम का नाम दिया कि भैया इस्लामिक बम है। ये तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब बम बनाया था पाकिस्तान में शुरू करी थी तो उन्होंने भी कहा था इस्लामिक बम है, लेकिन उनके विदेश मंत्री ने अभी ईरान इजराइल के झंझट के दौरान कहा कि हम बिल्कुल नहीं बम डालेंगे इस्लाम के नाम पर। और ईरान के साथ भी कोई इस्लामिक देश खड़ा नहीं हुआ। एक देश का आप नाम बता दें जो कि खड़ा हुआ है ईरान के साथ खुले तौर पर जी, तो कहीं से कोई इस्लामिक नहीं है। लेकिन ये खतरा सऊदी अरेबिया को, यूनाइटेड अरब अमीरात को और अमेरिका के प्रभुत्व को है, तेल के व्यापार को है। जो मिडिल ईस्ट है वो लगभग 50% तेल पूरी दुनिया को देता है। अमेरिका आज दूसरा तेल कंज्यूमर कंट्री है, भारत तीसरा है, चीन पहला है। तो तेल सबसे ज्यादा जो है चीन और भारत खरीद रहा है आज के डेट पे, चूंकि अमेरिका तेल के मामले में संपन्न है, उसके पास बहुत तेल है, बल्कि अमेरिका तेल बेचता है। तो सब मिला जुला के लब्बो लुबाब ये है कि अमेरिका नहीं चाहेगा किसी भी सूरत पर कि जो मिडिल ईस्ट है, मध्य पूर्व है, वहां कोई भी ताकत ऐसी हो जो एक स्थापित व्यवस्था बनी हुई है उसको चुनौती दे। इजराइल एक देश तो है, लेकिन इजराइल जो है एक एक्सटेंडेड जो है थाना है, माने पोस्ट ऑफिस कहिए, थाना कहिए, सिक्योरिटी पोस्ट ऑफिस है अमेरिका का मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में। और अमेरिका जो काम अपने में करता है वो इजराइल से करता है, बाद में पंचायत बुलाता है। काम वो अमेरिका का ही करता है इजराइल। ये सबको समझ में आना चाहिए और सबको समझ में आता भी है। ठीक है संजीव सर, मैं आपके पास आ गया, उसके बाद कोचर सर मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं। संजीव सर, आप मुझे बताइए, जो बात अभी प्रोफेसर सुधीर ने कही कि अमेरिका तो नहीं चाहेगा कि कोई प्रभुत्व वाला देश मिडिल ईस्ट में कोई खड़ा हो जाए जो उसको आंखें दिखाए, जो उसको चैलेंज करे। पहले ही बहुत सारे चैलेंजेस है सुपर पावर के सामने, लेकिन क्या मिडिल ईस्ट के बाकी इस्लामिक राष्ट्र चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर हो जाए? देखिए रोहित जी, 1979 के जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन के नाम पर जो वहां पर चेंजेस आए, उसके बाद से अमेरिका और ईरान के जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरीके से बदल गए, वो पूरी तरीके से खराब हो गए। लेकिन शाह मोहम्मद रजा पहलवी का जो शासन था 25 वर्षों का जो ईरान का जी, उस दौरान अमेरिका और ईरान संबंध बड़े मधुर हुआ करते, बड़े अच्छे हुआ करते। अमेरिका और ईरान में जो वहां पर महिलाएं हैं जो आज आजादी के लिए संघर्ष कर रही हैं, उनको अगर वो हिजाब भी ठीक तरीके से न पहने
तो वहाँ की जो तथाकथित मोरालिटी पुलिस है उनको डिटेन कर सकती है। महसा अमीनी को इसी आरोप में वहाँ की ये जो सो कॉल्ड मोरालिटी पुलिस है, जो सारे इमोरल कार्यों को में लगी रहती है, उसने उस युवा महिला को डिटेन किया और कस्टडी में ही उसकी हत्या कर दी। और उसको लेकर के जो एक जबरदस्त प्रोटेस्ट मूवमेंट चला, उसका एक इतिहास अपना है। हालांकि ईरान के जो इस्लामिक रिजीम ने उसको क्रश किया और अनेक महिलाओं की भी उसमें फिर उस विरोध प्रदर्शनों में हत्याएं हुई और उसके बाद बहुत सारे लोगों को पब्लिकली हैंग भी किया गया और ब्रूटली उसको क्रश कर दिया गया। लेकिन ईरान में अनेक ऐसे जो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स अभी भी हैं, लोगों के अंदर असंतोष है कि जो शाह का शासन था, उस समय जो स्वतंत्रता महिलाओं को थी, वहां पर जिस तरीके की स्थितियां थी, उसको वो फिर से हासिल करना चाहते हैं। लोकतंत्र के भी समर्थक बड़ी संख्या में हैं, जिनको कि एलिमिनेट किया गया है। बहुत अभी भी जेलों में बंद हैं। कितने लोकतंत्र की मांग करने वाले लीडर्स को हत्याएं कर दी गई हैं, उसका भी एक अपना अलग इतिहास है। लेकिन उन सारी आवाजों को वहां पर क्रश करके रखा गया है और वो आवाजें दबी पड़ी। उनको यदि मौका मिलेगा तो वो जाहिर है कि वो फिर से सामने आएंगे। जैसा कि आपने देखा कि शाह के अंतिम पुत्र राजा पहलवी जो कहीं विदेश में कहीं एग्जाइल में है, वो अब ये कह रहे हैं कि हमने अपनी कैबिनेट फॉर्म कर ली है, हमारा समय आ गया है, हम फिर से वो शाह का शासन स्थापित करेंगे। तो देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो इस्लामिक रिजीम है ईरान की, उसका अमेरिका के प्रति और इजराइल के प्रति जो रुख रहता है, वो बहुत ही ज्यादा एक नफरत वाला रुख होता है। इजराइल के बारे में तो वहाँ की इस्लामिक रिजीम कहती है कि उसको हम मानते ही नहीं, कि वहाँ पे उनको स्टेटहुड का अधिकार है। वो जो पूरी सभ्यता है, यहूदी सभ्यता, उसको ही मिटा देने की बात करते हैं। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगाए जाते हैं। ये स्लैंग्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं पिछले कुछ वक्त में, डेथ टू अमेरिका, ये सब चीजें हैं। और आप लोग अक्सर इस पर जिस तरीके के एनालिसिस रख रहे हैं, सब कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, समझ भी रहे हैं। कोचर सर, इसी पॉइंट को लेकर अगर मैं आपके पास आऊं, डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे चुनावों में, मागा मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और अभी कुछ दिनों पहले तक तख्ता पलट, ईरान में तख्ता पलट। अगर वहां की जनता को लगता है कि ये लोग ईरान को ग्रेट नहीं बना पा रहे, मेक ईरान ग्रेट अगेन नहीं कर पा रहे, तो तख्ता पलट भी होना चाहिए। तीसरी तरफ एक ये भी फैक्टर है कि भाई चौधराहट वाला फैक्टर जो है वो तो है ही है। देखिए रोहित जी, ये जो तख्ता पलट है ना, ये अगर आप, मैं 4-5 साल से ईरान को स्टडी कर रहा हूँ और इस तरीके से ईरान में एक सॉलिडारिटी है इस रिजीम के साथ। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, ईरान 2 भागों में बटा हुआ है। एक है रूरल और एक है अर्बन। जो आपके रूरल एरियाज है ना, वो काफी कट्टरपंथी एरियाज हैं जी। और ये जो आपका जो आयतुल्ला खोमेनी है, इसको अपनी सपोर्ट ज्यादातर अपने रूरल एरिया से मिलती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते। और इसीलिए हमने देखा कि इस बार 2024 में खाली 41% लोग ने अपना इलेक्शंस के लिए वोट दिया था। और अगर आप 1979 से देखें तो ये सबसे कम परसेंटेज है। तो जो कोई शक नहीं है मुझे आपको बताने में कि मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन ईरान की है वो इस हुकूमत को पसंद नहीं करती, पर उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कोई बाहर की ताकत आके यहाँ पे हुकूमत नहीं कर सकती जी। या तो अगर आप तख्ता पलट की बात करते हैं, आपके पास ऐसा कोई कैंडिडेट है, ऑल्टरनेटिव है, ऐसी कोई पार्टी है जो ईरान में आके रूल कर पाए और जो लोगों को एक्सेप्टेबल हो, नहीं है। तो आप इसको तख्ता पलट का ये जो है ना आपका नारा जो आप लगा रहे हैं, ये बेबुनियाद है। ठीक। दूसरा इम्पोर्टेंट, एक बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु मैं यहाँ पे रेस करना चाहता हूँ न्यूक्लियर के बारे में। प्लीज सर। जब इजराइल के पास न्यूक्लियर बम है और जब उसके पास 60 से 70 वॉरहेड्स हैं, तो आप ईरान को कैसे रोक सकते हैं ये जो ताकत हासिल करने के लिए? बल्कि मैं एक स्टेप और इसको जाऊंगा, अगर ईरान के पास ये ताकत आ जाती है तो एक काउंटर बैलेंस हो जाता है यहाँ पे, और इजराइल भी ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा, ईरान भी इजराइल पे नहीं करेगा। एक न्यूक्लियर डेटरेंस आपका हासिल होता है। आज की डेट में इट इज अ वन वे ट्रैफिक। और इसीलिए ट्रंप नहीं चाहता, बिकॉज ट्रंप चाहता है कि इजराइल का दबदबा और इस यूएस बैक प्लेयर है, यूएस का दबदबा इजराइल के थ्रू बना रहा है इस रीजन में। और ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं यहाँ पे, ओआईसी कंट्रीज हैं और आपकी
जीसीसी कंट्रीज हैं, यहाँ पे कोई भी कंट्री की मिलिट्री ताकत इतनी नहीं है जितनी ईरान की है। और इसलिए आपने इस लड़ाई में देख लिया, एक नो कॉन्टैक्ट वॉर थी, 4000 से ज़्यादा मिसाइल्स ईरान के पास थी, 60 से 70 उनकी एवरेज, अगर आप एक एवरेज लें तो वो इजराइल के ऊपर दाग रहे थे। उनके पास 2 महीने और इस लड़ाई को आगे ले जाने की कैपेबिलिटी थी। इजराइल के पास 10-12 दिन से ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि उसके जो इंटरसेप्टर्स थे वो लिमिटेड थे और वो खर्च हो रहे थे, और इसीलिए इतना नुकसान हुआ। और एक लास्ट पॉइंट है, दुनिया में 5 देश हैं आज की डेट में जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, और उसमें से ईरान एक देश है। और इसीलिए जब आपने देखा कि फतेह 2 मिसाइल जब फायर हुई थी, कल या परसों फायर हुई थी लास्ट, जब इसको फायर किया था ईरान का, तो उसमें बेतहाशा नुकसान हुआ था टेल अवीव में, और इजराइल इस मिसाइल को रोक नहीं पाया, क्योंकि आज तक वर्ल्ड में कोई एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक नहीं बना है जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सकता है। और ये जो फतेह 2 मिसाइल है, इसकी स्पीड 15 मैक के आसपास है, आप जानते हैं, 15 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड। तो इसको रोकने की क्षमता नहीं थी इजराइल में, और आने वाले वक्त में आप देखते हैं इजराइल का और नुकसान होना था, क्योंकि 3-4 दिन की लड़ाई में ईरान ने अपने जो भी उसके पास था, और इसीलिए सोशल मीडिया पर भी जब हम चीजें देख रहे थे तो ये बहुत सारी मीम्स भी वायरल हो रही थी, वॉर से जुड़ी मीम्स भी वायरल हो रही थी कि इजराइल कह रहा है अब रुक जाते हैं, सीज फायर का वक्त आ गया है। तो खामनेई साहब कह रहे हैं, सुप्रीम लीडर कह रहे हैं अभी नहीं, अभी हमारा मन नहीं है, क्योंकि तैयारी ईरान की काफी ज्यादा है। मैं संजीव सर को सुन रहा हूं तो मुझे लग रहा है संजीव सर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। मैं कोचर सर को सुन रहा हूं तो बिल्कुल मुझे कोचर सर की बातों में भी कहीं से भी कोई शिको शोभा नजर नहीं आ रहा कि मैं इस पॉइंट पर कोई और सवाल पूछ लूं। हुसैन शेख साहब भी मेरे साथ बने हुए हैं। शेख साहब, मुझे आप अब ये बताइए, जैसे अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान, चलिए आप अभी कह रहे हैं कि पेंटागन की जो रिपोर्ट है लीक हुई है वो सच है नहीं है, पूरी चीजों का डिटेल एनालिसिस होगा, लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा ही था कि इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को हमने दशकों पीछे धकेल दिए। कितना मान रहे हैं आप डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों को? और आपने अभी सुना श्रीवास्तव साहब को भी जो कह रहे हैं कि अनस्टेबिलिटी हो जाएगी अगर ईरान न्यूक्लियर पावर हो जाए, तो वहीं दूसरी तरफ कोचर साहब कह रहे हैं कि अगर इजराइल के पैरेलली ईरान भी न्यूक्लियर संपन्न हो जाए तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। आपको ज्यादा क्लियर पॉइंट कौन सा लग रहा है? ईरान के लिए कौन सी चीज ज्यादा बेहतर आपको लग रही है? आपने बात की है, उसकी ट्रम्प की बात की है, मैं उसको उतना ही सीरियस लेता हूं जी, जितना देश की जनता ने उसको तब लिया था जब उसने कहा था कि मैंने जो है वॉर रुकवा दी है, हाँ, और धमकी दे के रुकवाई है। मैं उतना ही सीरियस इसको मानता हूं कि जो है वो एक इस वक्त पता नहीं उनके दिमाग को क्या हो गया, क्या लैंग्वेज यूज करते हैं, क्या बात कर रहे हैं, कब क्या कह दें, हाँ, कोई उनका भरोसा नहीं है। तो मैं उनको ज्यादा सीरियस नहीं लेता इस मामले में। ठीक है कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ जाए तो मिडिल ईस्ट इससे स्टेबल होगा, आप इसको मानते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट किया कोचर सर ने, या फिर इजराइल के पैरेलली अगर न्यूक्लियर पावर ईरान के पास आ जाए तो अनस्टेबिलिटी आएगी मिडिल ईस्ट में, क्योंकि कई और इस्लामिक राष्ट्र हैं वो भी नहीं चाहते ऐसा हो? सर, इससे अगर ईरान के पास, पहली बात तो यह है कि जब आपके पास अपनी सेफ्टी के लिए हथियार रखने की वो है, आप रख सकते हैं, तो दूसरा क्यों नहीं रख सकता? हाँ, एक चीज, हाँ, दूसरी चीज, हाँ, जो आपने कही, स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? जी, डेफिनेटली स्टेबिलिटी आएगी। ये देखिए, आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान ले लीजिए, चाइना और हिंदुस्तान ले लीजिए, या और अदर कंट्रीज ले लीजिए, जिन के पास जो है एटमी हथियार हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक जगह आके रुक जाते हैं, और एक दूसरे से डर कह लीजिए, एक दूसरे से ये कह लीजिए, डर ना कहिए, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत ज्यादा लोग मरेंगे, तो वो थोड़ा अपना जंग से पैर खींचते हैं। तो मेरे ख्याल से यही है कि अगर ईरान के पास एटमी हथियार आ जाते हैं तो ये जो मिडिल ईस्ट है, अमेरिका भी बचेगा आगे, जो क्योंकि अमेरिका का भी आप एक मान के चलिए, हाँ, उसका सारा गेम जो है पेट्रोल का है, तेल का खेल, हाँ, पेट्रोल को अपने ठीक होल्ड में करने के लिए ईरान को होल्ड में करे। और दूसरी बात एक और भी चीज है, देखिए 50-57 मुस्लिम कंट्री हैं, उनमें 57 में से 56 उसकी बात मान रहे हैं, हाँ, एक ही नहीं मान रहा। और वो जब वो एक नहीं मानता तो उसको ये लगता है कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि ये एक नहीं मान रहा, कहीं 56 भी मेरी मानना ना छोड़ दे, तो वो अब चाहता है कि 57 के 57 मुल्क जो मुल्क हैं
वो मेरी बात माने, वो इस जिद पे अड़ा हुआ है, इसलिए वो ईरान को तंग करता है। लेकिन मैं इस चीज से सहमत हूं कि ईरान के पास एटमी जो हथियार है वो होना चाहिए, स्टेबिलिटी आएगी, शांति होगी उस इलाके में। ठीक है, देखिए अब दुनिया भी, हमारी जो जनता है वो भी बहुत स्मार्ट है। बार बार इमेजेस, संजीव सर भी हाथ उठा रहे, संजीव सर भी हाथ उठा रहे। देखिए, कोई कह रहा है कि ईरान विलन है, कोई कह रहा है बेंजामिन नेतन्याहू विलन है, कोई कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप विलन है। जी जी, देखिए मैं कोचर सर को और हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट शेख साहब को भी मैंने सुना, और बड़ी विनम्रता के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, एक तर्क रखना चाहूंगा प्लीज, कि यदि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स वो अगर बना सकता है तो फिर सऊदी अरबिया क्यों नहीं बना सकता, फिर वो यूएई क्यों नहीं बना सकता, टर्की क्यों नहीं बना सकता जी, साउथ कोरिया जापान क्यों नहीं बना सकते, जर्मनी क्यों नहीं बना सकता। इस तरीके के जो अगर तर्कों के आधार पर हम न्यूक्लियर वेपन्स को डील करना शुरू करेंगे तो फिर एनपीटी का क्या होगा, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसका कि ईरान सिग्नेटरी है, जिसके कि अनेक राष्ट्र सिग्नेटरी हैं, और इस तरीके के जो वेपन्स हैं वो अगर इनका ऐसे ही प्रसार होता रहा, सभी राष्ट्रों के पास इस तरीके के कन्वेंशनल वेपन्स की तरीके से अगर इन वेपन्स को डील करना किया जाने लगा, तो फिर विश्व में बहुत संभव है कि इसका जो इस्तेमाल जो है हो सकता है, और जानते हैं कि उसके इस्तेमाल का फिर क्या अर्थ होगा। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो ईरान का जो बिहेवियर है, और प्रेसिडेंट ओबामा के समय में जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे ईरानियन न्यूक्लियर डील के तौर पर हम जानते हैं, उसको अगर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अमेरिका उससे बाहर आ गया, तो उसके पीछे अमेरिका के द्वारा जो तर्क दिया गया था वो ये था कि ईरान जिस तरीके से आतंकवादी जो प्रॉक्सीज को, टेरर प्रॉक्सीज को लगातार स्पॉन्सर करता है, सपोर्ट करता है, हमास, हिजबुल्लाह, हुती, इराक और सीरिया में छोटे बड़े अन्य आतंकी संगठनों को, और उन आतंकियों को जिस तरीके से ईरान के द्वारा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स प्रोवाइड कराए गए, बैलिस्टिक मिसाइल्स, यहाँ तक कि हुती जो है हाइपरसोनिक वेपन्स भी इस्तेमाल करते हैं, और वो यमन से सीधा तेल अवीव को टारगेट कर लेते हैं। यदि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं और वो वेपन्स सोफिस्टिकेटेड, जाहिर है कि इससे अधिक सोफिस्टिकेटेड वेपन कुछ हो नहीं सकता, और ये किसी हिजबुल्लाह या हुती के पास पहुंच जाएंगे, तो फिर इजराइल का क्या होगा, फिर मिडिल ईस्ट रीजन का क्या होगा, या वो जो उन आतंकी संगठनों से जो अन्य आतंकी संगठनों के जो संपर्क हैं, जो न्यूक्लियर टेररिज्म का एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, जिसकी कि प्रेसिडेंट ओबामा के समय में 4 न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स हुई थी। तो आतंकवाद का जो खतरा है, न्यूक्लियर टेररिज्म, जो नाभिकीय आतंकवाद का जो एक खतरा है, वो भी बढ़ जाएगा। ईरान और इजराइल के बीच का, और ईरान और अमेरिका के बीच का जो म्यूचुअल जो मिसट्रस्ट है, वो इतना ज्यादा गहरा है कि आप चाहे जो भी तर्क ले लें, ये जो इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आशंकाएं बहुत गहरी हैं, और उन आशंकाओं को यदि आपको एड्रेस करना है तो आपको अपने जो बिहेवियर में बदलाव लाने होंगे। ईरान को जिस तरीके के थ्रेट्स दिए जाते हैं, ईरान के अभी बयान देखें इजराइल के बारे में, तो कहते हैं जायनिस्ट रिजीम को हम ये कर देंगे, जायनिस्ट रिजीम को वो कर देंगे, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, जिसकी की बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में कही जब उन्होंने हमला किया न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर। और इजराइल तो एक बहुत छोटा सा मुल्क है, उसके लिए तो 1-2 न्यूक्लियर वेपन्स ही काफी है। अगर हुती ने कोई न्यूक्लियर वेपन चला दिए, या हिजबुल्लाह ने चला दिए, नोटेड सर, अभी हम बात कर रहे थे मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी की, लेकिन इससे तो पूरी दुनिया अनस्टेबल हो जाएगी। जो पॉइंट्स आपने रखे हैं संजीव सर, वाकई आपने बहुत सीरियस बातें रखी हैं, ये बहुत सीरियस बातें हैं। मुझे पता है कि कोचर सर, क्योंकि हाथ भी उठा रहे थे, कोचर सर प्लीज। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, तो संजीव जी ने बहुत अच्छी बात करी है जी। तो इजराइल को भी बोलो ना अपने इसको न्यूक्लियर अपने वेपन्स खत्म करें, तो आप नहीं चाहते कि यहाँ पे एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस हो। डिस्क्रिमिनेटरी क्यों? आप इजराइल की तो बात करते ही नहीं, आप तो ईरान के ऊपर एक माइंडसेट लेके अपना चल गए कि ईरान के पास नहीं होना चाहिए, इजराइल के पास क्यों होनी चाहिए, मुझे बताइए। और जिस दिन इजराइल के पास नहीं होंगे, शायद आप ईरान भी मान जाएगा कि ठीक है,
अब इट इज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान। नहीं, और बिल्कुल सही बात है कोचर सर, प्लीज आप भी कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मेरे को भी लगता है ना, जब आप जैसे पैनलिस्ट आते हैं तो जितने सवाल हो उतने सारे मैं आपके सामने रख दूं। मेरा अपना भी तो मोह है, लालच है। कोचर सर, यही पॉइंट मैं बार बार उठा रहा हूं कि जैसे कहा जा रहा है कि ईरान जो है प्रॉक्सीज को बहुत सपोर्ट कर रहा है, हमास, हिजबुल्लाह और भी यमन में जो हूती हैं, तमाम चीजें, लेकिन यही चीज तो पाकिस्तान भी करता है। जैश ए मोहम्मद से लेकर कौन सा आतंकी संगठन वहां नहीं है, दुनिया को पता है। ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मिला था, तो उनको तो आप बिल्कुल बगल में बिठा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम नेस्ता नाबूद कर देंगे, B2 बॉम्बर्स छोड़ रहे हैं। रोहित जी, मैं यहां पे अमेरिका का रोल लेके आता हूं टेररिज्म के ऊपर जी। अमेरिका एक अफगानिस्तान में गवर्नमेंट को गिराता है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को गिराता है, और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को उस गवर्नमेंट का अधिकार सौंपता है, और फिर वहां से चलता बनता है। सीरिया में अमेरिका ने क्या किया, जो अलकायदा का जो लीडर था, वो जो प्रेसिडेंट है इसको सीरिया का आज की डेट में, उसके साथ हाथ मिलाया और उसके अगेंस्ट सैंक्शंस भी उड़ा दिए, बिकॉज अमेरिका चाहता है कि सीरिया में अमेरिका का ज्यादा रोल रही। अब आप मुझे बताइए, आप हमेशा एक ईरान को विलेन अपना बना के बैठ के देखिए, आपको रियलिस्टिकली ये माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको एक न्यूट्रल माइंडसेट से बात करनी पड़ेगी, और आप इसको ईरान बेशक वो अपने एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है बिकॉज वो जानता है कि उसके पास इतनी सक्षम फौज नहीं है कि वो इजराइल का एक्चुअली मुकाबला कर सके। अगर आप ईरान की वॉर डॉक्ट्रिन को पढ़ेंगे तो उसमें एक असिमेट्रिक वॉर की बात हो रही है, एक एट्रिशन वॉर की बात हो रही है, हाइब्रिड वॉर की बात हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज उसके पास ना तो एयरफोर्स है और उसके पास ना तो नेवी है, और जो इजराइल है वो उसका बॉर्डर से 1600 किलोमीटर दूर है। 7 कंट्रीज हैं आज जो अपने ईरान के बॉर्डर पे आती हैं जी। कोई भी एक कंट्री नहीं है इस बॉर्डर पे जो ईरान की दुश्मन है। ये बिल्कुल सही बात है, ये भी बात बिल्कुल मुझे सही लग रही है जो कोचर साहब कह रहे हैं। अब मेरे पे बिल्कुल आखिरी मिनट रह गया है, हुसैन सर प्लीज कंक्लूड भी कर दीजिएगा। अगर मेरे पे कुछ सेकंड्स रहना तो संजीव सर मैं आ जाऊंगा आपके पास, लेकिन एक बार हुसैन साहब के पास में हूँ। सर प्लीज कंक्लूड कर दीजिए, बिल्कुल आखिरी सेकंड है मेरे पास। अभी ताजा स्थिति क्या ईरान की है? हमेशा पहले अभी कोई कह भी रहा था, हमारे कोई रिस्पेक्टेड जो हैं डिबेट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भी लोकतंत्र होना चाहिए। ये सिर्फ लोकतंत्र देश में ही क्यों होना चाहिए, वर्ल्ड में क्यों नहीं होना चाहिए? जब अगर लोकतंत्र इस तरह का होना चाहिए वर्ल्ड में कि अगर जो इजराइल एटम बम रख सकता है तो ईरान क्यों नहीं रख सकता? ठीक है, ये भी तो एक लोकतंत्र है। वो उसको, और दूसरी बात, एक चीज जो अभी और भी आ रही थी कि वो उसको प्रॉक्सी को दे रहा है, हथियार दे रहा है। हमें उन प्रॉक्सीज को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या फिलिस्तीन वालों को जिनको वो हथियार दे रहा है, क्या वो आतंकवादी हैं या फ्रीडम फाइटर हैं? अगर आप ये इसका लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं वैसे आप जो कहना चाह रहे थे वो आप कह चुके हैं। मेरी वापस सॉरी हाँ प्लीज 20 सेकंड्स ले लीजिए सर। आई एम गोइंग ओवर, प्लीज 20 सेकंड्स। हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि वो आतंकवादियों को हथियार दे रहा है या वो फ्रीडम फाइटर को दे रहा है। जो फिलिस्तीन है, वो फिलिस्तीन इस वक्त वो अपनी जो धरती के लिए लड़ रहे हैं, ना कि वो आतंकवाद के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल यही बात है इजराइल की तरफ से कहा जाती है कि हम तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, हमें खत्म कर दिया जाएगा। हमें तो अपने अस्तित्व के लड़ने के लिए हमें बेहतरीन एयरफोर्स भी चाहिए, हमें बॉम्बर्स भी अमेरिका से चाहिए, न्यूक्लियर पावर भी हमको चाहिए। इजराइल भी ये कह रहा है एन आई फॉर एन आई कभी भी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। आप सभी मेरे साथ जुड़े, मैं तो सच बताऊंगा तहे दिल से आपका स्वागत। मुझे इतना मौका, जबरदस्त मौका मिला इतने डिग्निफाइड पैनल के साथ संवाद करने के लिए। थैंक यू सो मच राजन सर, कोचर सर आप जुड़े मेरे साथ, शेख साहब थैंक यू सो मच, श्रीवास्तव सर थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। तो अभी भी कई सारे सवाल होंगे, उन सवालों को हम कवर करने का प्रयास रोज करेंगे भारत का सवाल में। आज मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।